गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके बीच कक्षा 12 रसायन विज्ञान के विलयन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक संबंधी वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि हम अणुसंख्यिक गुणधर्म की बात कर चुके थे। अणुसंख्यिक गुणधर्मों में हम वाष्प दाब अवनमन तथा क्वथनांक उन्नयन पे परिचर्चा कर चुके थे। इसके नेक्स्ट जो अणुसंख्यिक गुणधर्म है वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को जानने से पहले हम हिमांक को जानते हैं। हिमांक वह ताप होता है, हिमांक एक ऐसा ताप है, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस प्रावस्था में बदलना प्रारंभ करता है। यानी हिमांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब H2O यानी वाटर की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था यानी बर्फ में बदलना 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रारंभ होता है। यानी बर्फ का जमना यानी पानी का जमना जो है, यानी पानी का बर्फ में बदल होना 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रारंभ होता है। तो हिमांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ होती है। या हम कहें हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब या द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के समान हो जाए। किसी द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब उसी की ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह ताप कहलाता है हिमांक। तो हिमांक अगर समझ में आ गया तो हिमांक अवनमन का मतलब हुआ अवनमन। हिमांक अवनमन का मतलब हिमांक का घटना कब घटेगा, यानी जब हम इसमें क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे। सेम जैसे वाष्पदाब अवनमन हुआ, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पदाब कम हो जाता है, इसको वाष्पदाब अवनमन का। क्वथनांक उन्नयन का मतलब अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक उन्नयन का। जबकि हिमांक अवनमन का मतलब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे। अगर अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो हिमांक में क्या हो जाती है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का जो हिमांक है या प्राप्त विलयन का जो हिमांक है वो कम हो जाता है। इसी को कहेंगे हिमांक अवनमन। इस हिमांक अवनमन को हम डेल्टा TF, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा TF से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। यदि हमने शुद्ध विलायक का हिमांक माना, ठीक है, शुद्ध विलायक का हिमांक हमने माना T1 डिग्री सेल्सियस या T1 केल्विन, जो भी मान लेते हैं। अगर शुद्ध विलायक का हिमांक T1 है और अवाष्पशील विलेय घोलने पर प्राप्त विलयन का हिमांक अगर हो जा रहा है T2, मैंने क्या कहा, अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद जो प्राप्त विलयन हो रहा है उसमें विलायक का हिमांक जो या प्राप्त विलयन का हिमांक T2 हो जा रहा है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। क्योंकि हिमांक में अवनमन हो रहा है तो विलायक का हिमांक ज्यादा है, विलयन का हिमांक कम है, तो इसका मतलब डेल्टा TF आ जाएगा T1 माइनस T2। जैसे पानी का ही मान लेते हैं, शुद्ध विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस था, प्राप्त विलयन का हिमांक माइनस में 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2, वैल्यू रख लो 0 माइनस 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 प्लस 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस हिमांक अवनमन हो गया। तो हिमांक अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब हिमांक अवनमन जो होता है, हिमांक अवनमन जो है डेल्टा TF जो है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलरता के, मोललता के समानुपाती। विलयन की हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल तो M, या हम इससे कह सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, अच्छा इक्वेशन 1 हमने लिखनी, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। हिमांक अवनमन के लिए इक्वेशन 1 क्या बनी थी, हिमांक अवनमन के लिए हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहीं पे।
जगह की कमी है, एडजस्ट करना पड़ता है। हिमांक अवनमन के लिए हमने अभी देखा था, अगर विलायक का T1 हो, विलयन का T2 हो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम है। अगर हम मानते हैं यदि W ग्राम, कैपिटल W ग्राम क्या होगा, कैपिटल में लिख रखा है, अब तो समझ में आ गया होगा, विलायक में W ग्राम विलेय उपस्थित हो, अवाष्पशील विलेय स्मॉल W ग्राम अवाष्पशील विलेय घोला जाए और उसका मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, अगर विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m हो, ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो मोललता m बराबर क्या होगा, क्योंकि विलायक का भार ग्राम में दे रखा है, तो विलेय के मोलों की संख्या यानी W/m यानी विलेय का के मोल बट्टे विलायक का भार ग्राम में ऊपर गुणा क्या 1000। इक्वेशन नंबर थर्ड, m बराबर कैपिटल W इंटू 1000 बाई स्मॉल w इंटू स्मॉल m, स्मॉल w इंटू 1000 ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यानी विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान गुणा 1000 बट्टे क्या था, विलायक का भार। ठीक हो गया। अब m का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इस इक्वेशन में m के बदले ये रख लेंगे इक्वेशन नंबर इसमें, तो डेल्टा TF बराबर क्या आता है, देखो डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे स्मॉल m इंटू कैपिटल W आया। अब यहाँ पे देखिए ये सब क्या कहते हैं, 1000 जो है अंकिक मान को पहले लिख लेते हैं सरलता के लिए। डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF, कुछ नहीं कर रखा है, इसको आगे लिख दिया, इंटू स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस सूत्र की सहायता से इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इस सूत्र की सहायता से हम किसी विलयन के हिमांक अवनमन की गणना कर सकते हैं, तथा हिमांक अवनमन संबंधी इस सूत्र से ही हम अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान m की गणना भी कर सकते हैं। m बराबर क्या होगा, m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w ओवर स्मॉल m इंटू TF, नीचे आ जाएगा डेल्टा TF। स्मॉल m यहाँ गया तो TF यहाँ चले आया। m का मान, विलेय का अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं तो m से। अब यहाँ पे हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, KF क्या है, यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल हटा KF आया, यहाँ KF एक स्थिरांक है जिसे कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, m एक स्थिरांक है जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी विलायक दर विलायक इसका मान बदलते रहता है और किसी एक विलायक के लिए इसका मान निश्चित होता है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर KF हो गया। अब मोलल अवनमन स्थिरांक की जो यूनिट है, मात्रक है, वो वैसा ही है जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक का था, यानी केल्विन kg पर मोल। अभी देख लेते हैं, यानी ये आ गया होगा आपके समझ में, मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, अब देखिए डेल्टा TF बराबर हमारा क्या आया था स्टार्टिंग में, सेकेंड इक्वेशन, डेल्टा TF बराबर KF इंटू m, यानी KF का मात्रक बराबर m का मात्रक और TF के मात्रक पर डिपेंड करेगा। तो KF का मात्रक बराबर क्या होगा, डेल्टा TF का मात्रक बट्टे m का मात्रक। TF का मात्रक यानी ताप का मात्रक, यानी क्या होता है ताप का मात्रक, केल्विन, बट्टे मोलरता का मात्रक मोल पर kg, तो kg ऊपर चले आ जाएगा। तो इसका मतलब आ गया केल्विन kg पर मोल।
केल्विन केजी पर मोल केएफ का मात्रक आ गया। अब केएफ को परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए केएफ को परिभाषित करने के लिए यहां पे देखिए इस सूत्र में इक्वेशन नंबर 4 में देखिए, अगर विलेय के मोल 1 हो, विलेय के मोल बराबर, विलेय के मोल क्या होता है, विलेय का भार बट्टे अणुभार बराबर 1 और विलायक का भार W बराबर क्या हो 1 kg यानी 1000 ग्राम। 1 kg विलेय ना 1 kg विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय के घोलने पर क्या होता है देख लेते हैं। मान रखो तो ये मान इस इक्वेशन में रखो, डेल्टा TF बराबर क्या आ जाएगा 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल W ओवर M का मान 1 आया बट्टे कैपिटल W का मान कितना आया 1000, यानी W ओवर इस पूरे का मान हमारा आ गया 1 और इसका मान 1000 रख लिया, 1000 से 1000 कटा, यानी डेल्टा TF बराबर KF। डेल्टा TF बराबर KF कब आया, जब विलेय के मोल 1 और विलायक का भार 1000 ग्राम या 1 kg। यानी हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि 1 kg विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय के घोलने पर जो हिमांक अवनमन होता है वही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। यानी 1 kg विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलयन या विलायक के हिमांक में होने वाला अवनमन ही उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ये तो हिमांक अवनमन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है देखिए, कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो जब आप YouTube में देखते हैं तो पहले उस YouTube को उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और उस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए कि इसमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बना के उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो मैं आपका उन समस्याओं का समाधान कर लूंगा। हाँ, आइए अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, परासरण। प्रासरण दाब अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रासरण दाब को समझने से पहले प्रासरण यानी ऑस्मोसिस को समझना बहुत जरूरी है। ऑस्मोसिस बायोलॉजी वाले तो इससे परिचित ही होंगे। बायोलॉजी वाले क्या कक्षा 9-10 में भी आपने ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पढ़ी थी प्रैक्टिकल में, भूल गए हो तो आओ मैं याद दिला देता हूं। क्या होता है ऑस्मोसिस, देखिए माना आपने दो प्रैक्टिकल देखिए कि आपके समझ में आ जाएगा ऑस्मोसिस क्या है। माना किशमिश लिया, किशमिश को पानी में डाल लिया, कुछ समय बाद देखा या कुछ घंटों बाद देखा या एक दिन बाद देखा किशमिश फूल गया, बहुत बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा नहीं होगा, किशमिश फूल जाता है। और ऐसे ही ठीक है, ये क्या था जल और ये क्या था किशमिश, जल और किशमिश, ये फूल गया। ये अंगूर लिया और ये गाढ़ा चीनी का अत्यधिक सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन। ठीक है, चीनी का सांद्र विलयन में अंगूर को डुबोया, आफ्टर सम आवर या एक दिन के बाद आपने देखा ये सिकुड़ गया। ठीक है, ये सिकुड़ गया। समझने के लिए बना रहा हूं। तो यहां पे देखिए ऊपर वाले प्रैक्टिकल में देखिए, ऊपर वाले में हुआ क्या कि सिकुड़ा हुआ किशमिश, सांद्रता अधिक कहां थी, अंदर थी सांद्रता, अंदर सांद्र ज्यादा था, बाहर जल था। तो अंदर कैसा था, नहीं बाहर कैसा है तनु, जल का मतलब कैसा हुआ तनु। किसका प्रभाव हुआ, देखिए पानी क्या हुआ किशमिश के अंदर घुस गया और किशमिश को फुला दिया। यानी पानी किशमिश के अंदर घुसा और किशमिश को फुला लिया, यानी पानी का प्रवाह कहां से कहां की ओर हुआ, तनु से सांद्र की ओर हुआ। लेकिन और ये वैसे ही यहाँ पे भी देखिए तनु से सांद्र की ओर हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए चीनी का अत्यधिक गाढ़ा विलयन था, इतना गाढ़ा था कि उसकी मिठास
अंगूर से भी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गाढ़ा विलयन था। इस विलयन को गाढ़ा होने के कारण चीनी का सांद्र विलयन है, तो इसका विलयन अंदर का विलयन यानी किशमिश या अंगूर जो होगा उसकी तुलना में क्या हुआ, तनु हुआ। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर किसका प्रभाव हुआ, केवल जल का यानी विलायक का प्रभाव हुआ। तो प्राशन के लिए एक चीज होना जरूरी है, वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अंग्रेजी में इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉर ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मस्ट फॉर ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे परासरण को या ऑस्मोसिस को, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा केवल जल का प्रवाह हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है तनु से सांद्र की ओर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्र विलयन यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह जो होगा वो कहलाता है प्रासरण। ठीक है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह। तो प्रासरण को शॉर्ट में वैसे कह सकते हैं, तनु से सांद्र की ओर प्रवाह किसका हो रहा है, विलायक का, किसके थ्रू, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। बस ये परिभाषा खुद बनाओ, क्या हो जाएगी परिभाषा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह प्रासरण कहलाता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो प्रासरण का मतलब हुआ केवल विलायक के कणों, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब अर्धपारगम्य है। इस झिल्ली को यानी अंगूर के बाहर का जो छिलका होता है, मेम्ब्रेन जो होती है, या किशमिश के बाहर का छिलका जो होता है वो सेमी परमेबल होती है। इसको भेदकर अंदर या बाहर कौन जा सकता है, केवल विलायक। विलायक मतलब क्या जा सकता है, केवल जल। विलय के कण इसके अंदर या बाहर नहीं जा सकते, केवल विलायक के कण का ही मूवमेंट हो सकता है। तो यह एग्जाम्पल हो गया किसका, ये एग्जाम्पल हो गया प्रासरण का। अब प्रासरण अगर आपके समझ में आ गया है तो प्रासरण दाब का मतलब क्या हुआ, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ये विलयन फर्स्ट है, ये विलयन सेकंड है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब क्या था, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक विलयनों के मध्य, सामान्य सी बात है, अगर सांद्रताओं में अंतर है तो इनके मध्य परासरण की क्रिया होगी। सांद्रता समान है तो परासरण समपरासरी विलयन का मतलब जिनकी सांद्रताएं समान होती है उनके मध्य परासरण की क्रिया नहीं होती है, वो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो अगर दो विलयनों की सांद्रताओं में थोड़ा भी अंतर है तो उनके मध्य परासरण की क्रिया होगी, क्योंकि तनु से सांद्र की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होगा ही। ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो विलयनों के मध्य परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से डाला गया जो आवश्यक दाब होगा वो कहलाएगा परासरण दाब। क्या कहा मैंने, रिपीट कर रहा हूं अपने स्टेटमेंट को। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो विलयनों के बीच, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो विलयनों के बीच या दो से अधिक विलयनों के बीच परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब डाला जाता है, या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब आवश्यक होता है उसे कहते हैं परासरण दाब, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is a pressure required to stop the osmosis in between the solutions separated by semi-permeable membrane। यानी semi-permeable membrane के थ्रू सेपरेटेड दो सॉल्यूशन के बीच में, या semi-permeable membrane के थ्रू क्या कहते हैं, semi-permeable membrane द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो विलयनों के बीच परासरण की क्रिया को रोकने के लिए डाला गया आवश्यक बाहरी दाब जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। अब परासरण दाब को संबंधी जो सूत्र होगा, परासरण दाब, देखिए परासरण दाब जो है, परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब के लिए
सूत्र याद करने के लिए एक चीज याद रख लेना, आपने कक्षा 11 में आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखा है, याद करना आसान होगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है इस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सूत्र से प्रासंगिक दाब की गणना की जा सकती है। यहाँ पे केवल क्या करना, प्रासंगिक दाब को केवल किससे इंडिकेट करना, पाई से इंडिकेट करना, यानी यहाँ पे पी ना लिख के यहाँ पे पाई लिख दो तो प्रासंगिक दाब संबंधी फॉर्मूला हो गया पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। इस सूत्र से प्रासंगिक दाब संबंधी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। वेयर पाई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा प्रासंगिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ओपी लिखते हैं मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये प्रासंगिक दाब है, ये क्या है आयतन है, ये क्या है विलेय के मोल, ये आपको पता ही है गैस स्थिरांक है, और टी जो है परमताप है, परमताप, ठीक है, टी जो है परमताप या टेम्परेचर है, ये ताप है समझ लो, परमताप नहीं आ रहा है तो समझ में ये याद रख लेना, ताप है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। टी टेम्परेचर हो गया, आर गैस स्थिरांक हो गया, एन मोल हो गया, वी आयतन हो गया, और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर विलेय के मोल यहाँ पे एन है, अगर विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू और विलेय का अणुभार एम हो, विलेय का भार डब्ल्यू और मोलर द्रव्यमान एम हो, तो एन बराबर क्या होगा, भार बट्टे मोलर द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो एन का मान इस इक्वेशन में रखोगे तो पाई इंटू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम इंटू आर इंटू टी। आया, बिल्कुल आया। वी को यहां पक्षांतर कर लो, प्रासंगिक दाब पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर टी बट्टे एम वी, डब्ल्यू आर टी बट्टे एम वी। इस सूत्र की सहायता से आप लोग प्रासंगिक दाब संबंधी मतलब आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रासंगिक दाब संबंधी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद कर लो बस, और ज्यादा इतना सोचना नहीं है, अलग सा फॉर्मूला है कोई, इतना याद रख लो कि हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वही है। जहां पी जो है, या पी यानी पी के बदले पाई लिख दोगे, पाई इंटू वी इक्वल टू एनआरटी, और पाई जो है प्रासंगिक दाब है। आपको बताइए एन जो होगा विलेय के मोल होते हैं या गैस के मोल होते हैं वहां पे, तो यहाँ पे मोल बराबर भार बट्टे अणुभार किया, यानी भार बट्टे मोलर द्रव्यमान किया, डब्ल्यू ओवर एम की वैल्यू रख ली। और इस सूत्र द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र द्वारा हम कर सकते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, अब यहाँ लाओगे तो पाई नीचे चले जाएगा, डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी बट्टे पाई नीचे, पाई इंटू वी। तो प्रासंगिक दाब संबंधी सूत्र से हम अवाष्पशील विलेय का, या प्रासंगिक दाब द्वारा अवाष्पशील विलेय का, हम अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान की हम गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अनुसंख्यिक गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल एक टॉपिक बचता है आपका, वो टॉपिक है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य मोलर द्रव्यमान। देखो होता क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब हुआ अनुसंख्यिक गुणधर्म की विभिन्न विधियों द्वारा, चाहे वाष्प दाब अवनमन द्वारा देखा हमने, या क्वथनांक उन्नयन द्वारा देखा, या फिर हमने हिमांक अवनमन द्वारा देखा, या प्रासंगिक दाब वाले सूत्र से देखा, हमने विभिन्न विधियों से हम देखा कि अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं। यानी विभिन्न अनुसंख्यिक गुणधर्म विधियों से किसी पदार्थ के या अवाष्पशील विलेय के मोलर द्रव्यमान की हम गणना कर सकते हैं। लेकिन गणना करने पर पाया कि किसी अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान जो उसका सामान्य मान है, उस सामान्य मान से, या तो इन विधियों द्वारा ज्ञात करने पर ऐसा पाया गया कि किसी पदार्थ या किसी अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान का मान जो है वो सामान्य मान की तुलना में या तो कम आ जाता है, ठीक है, सामान्य मान की तुलना में तो कम आ जाता है या अधिक आ जाता है। तो इसी मोलर द्रव्यमान को हमने कहा असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब अनुसंख्यिक गुणधर्मों द्वारा ज्ञात किसी पदार्थ या किसी अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान का मान जो होगा वो सामान्य मान की तुलना में कम या
अधिक आता है, यही कम या अधिक मान जो होगा वो क्या कहलाएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इस असामान्यता का कारण होता है अवाष्पशील विलेय का, अवाष्पशील विलेय का वियोजन या संयोजन। वियोजन या संयोजन के कारण ही ऐसा होता है, यानी मोलर द्रव्यमान का मान असामान्य आ जाता है। तो अवाष्पशील विलेय का वियोजन या संयोजन होने के कारण अवयवी कणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी या अधिकता आ जाती है, जिसके कारण मोलर द्रव्यमान का मान, इन विधियों द्वारा ज्ञात मोलर द्रव्यमान का मान वास्तविक मान से या तो कम आता है या तो अधिक आता है। वियोजन का मतलब हुआ जैसे KCl के केवल 1 मोल हमने डिसॉल्व किए, लेकिन ये डिसोसिएट हो गया, वियोजित हो गया, 1 मोल K पॉजिटिव बना लिया, 1 मोल Cl निगेटिव बना दिया, यानी लिए एक ही मोल थे लेकिन बन कितने गए, 2 मोल हो गए, जिससे अवयवी कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। विलयन में अवयवी कणों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म जो होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा अवयवी कणों की संख्या पर, है ना। अवयवी कणों की संख्या अधिक होगी, देखो अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, अधिक हो गई है। अवयवी कणों की संख्या अगर ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब हमारे मोलों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या कहते हैं हम, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्धारित होती है या मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, गोला तो एक था लेकिन हो कितने गए, 2 हो गए। तो इसके कारण क्या होगा कि मान हमेशा, यानी इस वियोजन के कारण हमेशा याद रख लेना कि वियोजन होने के कारण वास्तविक मान से जो मान आएगा, मतलब मोलर द्रव्यमान का जो मान आएगा वो वास्तविक मान से क्या आएगा, कम आएगा। इसी प्रकार संयोजन का एक उदाहरण बता देता हूं। संयोजन जैसे हमने, या संयोजन या इसको संगुणन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे CH3COH को हमने डिसॉल्व किया, इसके 2 मोल लिए, ठीक है, माना 2 मोल ले लेते हैं, तो ये वियोजित होने पर होता क्या है, वियोजित नहीं होगा, ये संगुणित हो जाएगा, COOH HOCOCH3, ये 2 अणु, ये CH3COOH, ये CH3COOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इसके और इसके OH के मध्य, इसके और इसके OH के मध्य, तो ये दोनों अणु चिपक के एक ही बन जाते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं CH3COH का होल ट्वाइस, एक ही अणु बन गया। लिए थे 2 अणु, बन गया 1 अणु। तो जहां जहां पे भी संयोजन होगा या संगुणन होगा तो वहां पे जो अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा अगर हम अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो वो सामान्य मान की अपेक्षा हमेशा क्या आएगा, संगुणन के कारण हमेशा अधिक होता है और वियोजन के कारण हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान का कारण मैंने आपको बता दिया। असामान्य मोलर द्रव्यमान का कारण वियोजन हो रहा है, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान हमेशा कैसा आएगा, वास्तविक मान से कम आएगा। और ऐसे ही संयोजन की स्थिति में जो असामान्य मोलर द्रव्यमान का मान वास्तविक मान की तुलना में क्या आएगा, अधिक आएगा। अब इस पे काम कर दिया, अगर इसके असामान्य मोलर द्रव्यमान देख लिया, सबसे पहले देखा था ये उसने वॉन हॉफ ने, वॉन हॉफ ने सबसे पहले इसको देखा, असामान्य मोलर द्रव्यमान को देखा। तो वॉन हॉफ ने संगुणन और वियोजन, यानी जुड़ना और बिछड़ना, मतलब जुड़ना और टूटना, वॉन हॉफ ने किसी अवाष्पशील विलेय की या किसी भी पदार्थ के संगुणन और वियोजन की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक गुणक दिया, एक कोफिशिएंट दिया, जिसे वॉन हॉफ गुणक कहते हैं, वॉन हॉफ गुणक कहते हैं, ठीक है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की सीमा के निर्धारण के लिए कहो या वियोजन और संयोजन की सीमा को निर्धारित करने के लिए वॉन हॉफ ने एक गुणक दिया जिसे कहते हैं वॉन हॉफ गुणक। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉन हॉफ गुणक को अगर परिभाषा देनी हो तो आप खुद परिभाषा बना सकते हैं ऐसे,
बोलते बोलते थकान भी हो जाती है। असामान्य आई बराबर ये कैसे परिभाषित करोगे? वॉन टॉप गुणक ने शायद 1880 में ये 1880 में एक गुणक दिया वियोजन और संयोजन या वियोजन और संगुणन की सीमा का निर्धारण करने के लिए, या मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान की सीमा को निर्धारित करने के लिए वॉन टॉप ने एक फैक्टर दिया, एक गुणक दिया जिसे वॉन टॉप फैक्टर कहते हैं। वो तो वॉन टॉप गुणक के अनुसार आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी पदार्थ या किसी विलेय के सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो कहलाएगा उसका वॉन टॉप गुणक। क्या कहा मैंने? सामान्य मोलर द्रव्यमान तथा असामान्य मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा वॉन टॉप गुणक। या प्रेषित अणु संख्य गुण बट्टे परिकलित अणुसंख्य गुण। ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बट्टे परिकलित अणुसंख्य गुण। प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बट्टे परिकलित अणुसंख्य गुण भी इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। तो जनरली अगर कहीं क्वेश्चन में लगाना होगा तो इसके द्वारा आई की गणना कर सकते हैं। आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी किसी पदार्थ के या किसी विलेय के सामान्य मोलर द्रव्यमान तथा असामान्य मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो कहलाता है वॉन टॉप गुणक। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई वैसे क्वेश्चन में निकालने के लिए सबसे अच्छा यही है। एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूं मैं, वियोजन या संयोजन, बात एक ही है, संयोजन को या संगुणन को के पश्चात वियोजन संयोजन के बाद अभिविकर्ण बट्टे वियोजन या संयोजन के पूर्व अवयवी कण। ठीक है, तो आई का मान निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है, आप लोग खुद बना सकते हैं। आई बराबर किसी क्वेश्चन में अगर आई की मान निकालना हो तो आई बराबर वियोजन या संयोजन के बाद अवयवी कणों की संख्या बट्टे वियोजन या संयोजन से पूर्व अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या, जैसे अगर हम केसीएल के लिए मान निकालते हैं आई का, केसीएल डिसोसिएट टू गिव के पॉजिटिव एंड सीएल निगेटिव। वियोजन से पहले ये कितने थे? एक, ये कितना बना? एक धन एक। वियोजन के बाद कुल अवयवी कण कितने हो गए? 2 बट्टे 1। तो आई का मान कितना आ गया? 2 बट्टे 1 बराबर 2, लगभग 2 आता है आई का मान, मतलब केसीएल के लिए आई का मान लगभग 2 आता है। तो वियोजन के बाद अवयवी कण बट्टे वियोजन से पूर्व अवयवी कण। ऐसे ही CH3COH की अगर हम बात करेंगे, CH3COH के 2 मॉलिक्यूल लिए, ये तो संगुणित हो गए CH3COH का होल ट्वाइस बन जाता है, एक ही अणु बन जाता है, यानी यहाँ 2 लिए यहाँ एक ही बन जाता है अवयवी कण। तो आई बराबर वियोजन के बाद कितना? 1 बट्टे वियोजन से पूर्व 2 बराबर 0.5। तो इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा? 0.5। तो वियोजन या संयोजन की सीमा को या वियोजन और संगुणन की सीमा को निर्धारित करने के लिए वॉन टॉप ने एक फैक्टर दिया, एक गुणक दिया जिसे वॉन टॉप गुणक कहते हैं। इस गुणक को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी पदार्थ के सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो कहलाता है उसका वॉन टॉप गुणक। अब वॉन टॉप गुणक जो है, वॉन टॉप गुणक की गणना हम कर सकते हैं अन्य प्रेक्षित बट्टे परिकलित अणुसंख्यक गुण के आधार पर, या वियोजन से पूर्व ना वियोजन के बाद अभी वियोजन या संयोजन के बाद अवयवी कणों की संख्या बट्टे वियोजन या संयोजन से पूर्व अवयवी कणों की संख्या द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे केसीएल और CH3COH एसिटिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड के लिए हमने निकाला। पोटेशियम क्लोराइड के लिए इसकी वैल्यू जो आई वो आई 2, और एसिटिक एसिड के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.5। तो अब यहाँ पे अणुसंख्यक गुणधर्म विधियां जितनी भी हमने ज्ञात की, तो अणुसंख्यक गुणधर्म की जितनी भी विधियां थी, सभी विधियों या सभी फॉर्मूलों में अब वॉन टॉप गुणक को
शामिल करते हुए उनमें क्या संशोधन हो जाता है, देखिए वाष्पदाब अवनमन हमने पढ़ा था P माइनस पी एस, यानी अनुसंख्यिक गुणधर्म विधियों में वॉन टॉप गुणक को सम्मिलित करने के बाद क्या संशोधन हुआ, देखो पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट बराबर क्या था, स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ओवर कैपिटल डब्ल्यू था ना। क्या करना है आपने, केवल आई से गुणा कर देना है, यानी वॉन टॉप गुणक को सम्मिलित कर देना है। अब ये आ गया फॉर्मूला, वाष्पदाब संबंधी फॉर्मूला आ गया पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ओवर कैपिटल डब्ल्यू इंटू आई। ऐसे ही क्वथनांक उन्नयन था डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये सूत्र था। इसमें आई को गुणा कर दोगे, ठीक है, तो आई का गुणा कर दोगे, आई इंटू ये हो गया। ऐसे ही हिमांक अवनमन संबंधी फॉर्मूला डेल्टा टी एफ था बराबर आई इंटू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसे त्रासक दाब वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम इंटू आर इंटू टी बट्टे वी, ये सूत्र था ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। तो पाई यानी प्रासंगिक दाब पाई बराबर डब्ल्यू आर टी ओवर एम इंटू वी, इसमें क्या गुणा कर दोगे, आई से गुणा कर दो, यानी आई इंटू डब्ल्यू ओवर एम इंटू आर टी, यानी आई इंटू डब्ल्यू इंटू आर टी ओवर एम इंटू आई गुणा एम इंटू वी। तो ये संशोधन हमारा विभिन्न अनुसंख्यिक गुणधर्म की विधियों में ये संशोधन हो जाता है, यानी वॉन टॉप गुणक को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये तभी संभव होगा जब विलयन में पूर्णतः वियोजन या संयोजन हो। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में वॉन टॉप गुणक का मान दे रखा है या वियोजन और संयोजन की बात हो रही है, तो वहां पे तो आप इन फॉर्मूलों को लगाओगे, इन सूत्रों को लगाओगे, अन्यथा बिना वॉन टॉप गुणक को सम्मिलित करते हुए सामान्य सूत्र लगा लोगे, यानी आई हटाते हुए इन सूत्रों को याद कर लोगे। यानी याद रखना, वॉन टॉप गुणक अगर दे रखा है या वियोजन या संयोजन की को दे रखा है तो वहां पे तो आई की वैल्यू आप रखोगे, अन्यथा सीधे फॉर्मूला लगाओगे। जैसे वाष्पदाब अवनमन संबंधी सूत्र तो वैसे सिंपली क्या करो, पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम इंटू कैपिटल एम ओवर कैपिटल डब्ल्यू है ना, ये कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलायक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आई जो है, अगर आई का मान दिया होगा क्वेश्चन में तो आई की वैल्यू रखोगे, अन्यथा आई की वैल्यू नहीं रखोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह से आपका विलयन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, विलयन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के मध्य शेयर करूंगा। धन्यवाद।